वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी घोषणा क्यों हुई, आखिर ये स्टार्ट क्यों किया गया। तो इसके पीछे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले 1964 एंड 66 के टाइम पे जो कोठारी आयोग आया था उसने जो भी सुझाव दिए थे उस सुझाव को मिलाकर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी बनाई गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद से 1986 जब आता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर लाया जाता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो घोषणा थी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। उन्होंने क्या बोला था इस नीति के बारे में? आर्थिक और तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधनों का अधिक लाभ उठाने तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र लक्ष्य क्या है? शिक्षा है। क्योंकि उस टाइम पे जो हमें पता है कि जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिकल चीज़ में हमेशा डेली कुछ ना कुछ इन्वेंशन होते जा रहा है। तो उस क्षेत्र में जो इंडिया है वो पीछे ना रह जाए, इसलिए उसको भी आगे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी शिक्षा व्यवस्था है उसको भी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मतलब कि मजबूत करना पड़ेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र लक्ष्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। भारत सरकार ने जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रसिद्ध है। जो ये नीति है इसे कुल 12 खंडों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। मेनली यही था, आर्थिक और तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सके और उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें टोटल कितने खंड है? 12 खंडों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला खंड है वो है शिक्षा का सार तथा भूमिका। शिक्षा सभी के लिए है। शिक्षा में राष्ट्रीय एकता, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क व आत्मा की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। शिक्षा मानव शक्ति को विकसित करती है। सबको पता है अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको मानव शक्ति उतनी ज़्यादा विकसित होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, शिक्षा का सार तथा भूमिका। नेक्स्ट आता है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। इसमें ये डिस्कस किया गया था कि जो शिक्षा की पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उसकी जो राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें क्या आ जाए? समानता आ जाए। और इसके साथ ये भी शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली से अभिप्राय ये भी है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को जाति, मत और लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में एक मतलब कि एक समानता पाई जाए, एक पैटर्न पाई जाए। तो उसके लिए डिसाइड किया गया 10+2+3। इसका अर्थ है कि जो 10 तक नॉर्मल जो हाई स्कूल तक एजुकेशन होती है, +2 का मतलब 11th-12th से, एंड +3 का मतलब ग्रेजुएशन हो। मतलब ग्रेजुएशन 3 साल का हो, 11th-12th जो है 2 ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए, और 10th तक जो भी हमारे प्राइमरी लेवल्स के जो स्कूल्स हैं वो सब मतलब कि 10th तक जो हाई स्कूल है। तो ये था आपका शिक्षा का राष्ट्रीय प्रणाली। थर्ड पॉइंट है व्यवसायीकरण। ये शिक्षा के व्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा मजबूती से लागू कार्यक्रम शैक्षिक पुनर्गठन के लिए आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, स्कूल छोड़ देने वाले कार्यरत व्यक्तियों तथा बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक और औपचारिक पहलुओं पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन बच्चों ने 10th या 12th तक की लेवल की मतलब एजुकेशन ग्रहण कर लिया उनको क्या देना है? हमें व्यवसाय में मतलब कि लगाना है। ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा मतलब कि बच्चे जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी उन्हें क्या किया जाए? इंस्पायर किया जाए। शिक्षा संस्थाओं के एकीकरण तथा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। कॉलेजों की संख्या को बढ़ाना होगा। पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रमों को पुनः रचित किया जाएगा। साथ ही भाषाई योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है खुला विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा। उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए खुला विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा को आरंभ किया गया। इग्नू को स्टूडेंट किया गया। खुला विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा जो भी अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं NIOS हो गया या फिर अदर हो गए, तो उसके लिए क्या हो गया था? तो आजकल NIOS हो गए, इग्नू हो गए, ये सब 1986 में जब डिसाइड किया गया था तभी से ये लोग खुले हैं।
नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान। ये क्वेश्चन आपका जो भी टेट के एग्जाम्स देंगे उसमें पूछा जाता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें मतलब कि जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बात करता है। तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान में ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका जो टाइम पीरियड है 6 to 14 ईयर्स एग्जाम्स में पूछता है, तो आपको नोट कर लेना चाहिए। 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क सेवा शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसके बाद से आता है नेक्स्ट पॉइंट है जो कि तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा। इसमें 20वीं शताब्दी के अंत तक अनुमानित अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन, ज्ञान की तीव्र गति से बढ़ोतरी, वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि जो 20वीं शताब्दी के बाद में जो अर्थव्यवस्था हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, उत्पादन हो गया, इन सब के लिए जरूरी था कि टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट फील्ड में भी एजुकेशन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन। सर्वोच्च बौद्धिकता, लक्ष्य की गंभीरता। शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन, इसमें यही था सर्वोच्च बौद्धिकता, लक्ष्य की गंभीरता, नवाचार के लिए स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा का प्रबंध करने की आवश्यकता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण, पुस्तकों तथा सभी वर्गों के छात्रों की पहुंच आसानी से हो सके, इसके लिए प्रयास किए गए। कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने, गणित को सोचने विचारने, खेलकूद व शारीरिक शिक्षा आदि के प्रति भी ध्यान आकर्षित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है जिससे राष्ट्र को योग्य शिक्षक मिल सके। अध्यापक प्रशिक्षण का मतलब है जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एक अच्छे टीचर के रूप में उभर सके और देश के भविष्य को और अच्छा बना सके। तो इसके लिए हर एक जिला में डाइट की स्थापना की गई। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान का मतलब है ये निर्धारित किया गया कि हर एक जिले में एक डाइट होना चाहिए जो कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या कराते हैं, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा की योजना प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दीर्घकालीन योजना वाले योजना के संबंध में महिलाओं की सहभागिता, उद्देश्य व मांगों के संबंध में शिक्षा का प्रबंध किया गया। तो ये सब था शिक्षा का प्रबंध के अंतर्गत। भावी स्वरूप। भारतीय शिक्षा का भावी स्वरूप इतना जटिल होगा कि इसे ठीक आंकना संभव नहीं है। मुख्य कार्य शिक्षा प्रणाली के निचले स्तर को सुदृढ़ करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली के सबसे ऊंचे स्तर के लोग श्रेष्ठतम व्यक्तियों में सम्मिलित हो। इसमें यही है कि जो नीचे का जो इसका बेस है, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जो हायर एजुकेशन के लिए जितने भी चीज़ें हमने मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, लाइक यूजीसी हो गया या फिर अदर जो भी हैं, उसमें जो भी व्यक्ति आ रहे वो क्या हो, अच्छा मतलब कि सबसे ज़्यादा एबल व्यक्तियों में से वो वहाँ पर पहुँच सके। तो ये था इसका भावी स्वरूप। अब आते हैं जो इसके 12 खंड थे ये सब पूरे हो गए। अब आते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। नई नीति से अभिप्राय नवीन नीति ना होकर पुरानी नीतियों की कमियों को दूर करके नई परिस्थिति के अनुरूप उसे नूतन रूप देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी, उसमें बहुत सारी जो कमी रह गई थी उसी को दूर करने के लिए 1986 में दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी को उसने बस रिप्लेस किया था। उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर किया गया था। नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। डिसाइड तो 1968 वाले में ही हो गया था कि हम 10+2+3 वाले को अपनाएंगे, बट ये मतलब कि एक्चुअल में वो बोला तो गया था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो इसके बाद से आप अभी भी देखोगे कि अब मतलब कि एक रूप से 10+2+3 हर एक स्टेट में पाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता, केंद्रों को अधिक सुदृढ़ करना। यदि शिक्षा नीति की आलोचना मुख्यतः निजी क्षेत्रों को प्रधानता देने, मॉडल स्कूल खोलने, उच्च शिक्षा को सीमित करने, डिग्री को रोजगार से अलग करने तथा शिक्षा जगत में प्रजातांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर की जा रही है। इसकी बहुत सारी आलोचना भी हो गई थी, जैसे कि इसमें दिखा रहा है उच्च शिक्षा को सीमित करने के लिए, मॉडल स्कूल खोलने के लिए। तो ये सब उसके कुछ हमें पता है कंक्लूजन में क्या होता है, उसकी कुछ अच्छी बात मतलब कि जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो इसके कुछ अच्छे जो पॉइंट्स थे
है वो भी आ जाएंगे इसमें, और इसकी जो मतलब कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो कंक्लूजन में हमें दोनों डालना होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।